प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 500 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। थैंक यू सो मच। चैप्टर 1491 मेड कैफे। जापान में मेड कैफेस की तादाद हुएक्सू कंट्री से कहीं ज्यादा है। यहां बस पैसे होने चाहिए, फिर आपको शानदार सर्विस मिलने में कोई कमी नहीं होगी। इन कैफे में काम करने वाली ज्यादातर लड़कियां जवान, प्यारी और 25 साल से कम उम्र की होती है। अक्सर ये कॉलेज या स्कूल की स्टूडेंट्स होती है जो पार्ट टाइम काम करती है। यहां सर्विस सबसे ज्यादा अहम मानी जाती है। चेहरे की मुस्कान कभी नहीं जाती और मेहमानों की अजीब से अजीब रिक्वेस्ट को भी बहुत तमीज से हैंडल किया जाता है। झंगी ने कुछ ऑमलेट राइस और कुछ अजीब से नियॉन ड्रिंक्स मंगवाए, फिर पिछली पंक्ति में बैठकर चारों तरफ नजर डालने लगा। जैसे ही खाना आया, झंगी और उसके साथियों ने उसे हाथ तक नहीं लगाया। ये सिर्फ जहर से बचने के लिए नहीं, बल्कि इस बात के लिए भी था कि शायद कोई एलियन खाने पीने के जरिए हमला कर दे। लेकिन सामने की पंक्तियों में बैठे मेहमान तो पूरे जोश में थे, खासकर वो लोग जो प्राइवेट गेस्ट्स थे। हाथ में लाइट बोर्ड्स, पोस्टर और फ्लोरोसेंट लाइट्स लेकर स्टेज की तरफ टकटकी लगाए बैठे थे। झंगी ने उन्हें गौर से देखा, लेकिन किसी भी तरह की गड़बड़ी महसूस नहीं हुई। पीछे बैठते हुए जब कोई ध्यान नहीं दे रहा था, तो झंगी ने मेज पर रखी ड्रिंक्स को अपनी लाई हुई बोतलों से बदल दिया और फिर एक गिलास उठाकर धीरे धीरे पीते हुए परफॉर्मेंस का इंतजार करने लगा। वैसे भी असली मिशन तो शाम को शुरू होना था, और जब तक पूरी जानकारी हाथ में ना हो तब तक थोड़ा एंजॉय करने में हर्ज क्या है। बाकी सब झंझट वाले काम डेंग शिंटोंग पर छोड़ दिए, क्योंकि सारा आइडिया उसी का था। तुम लोगों को कुछ अजीब लगा? झंगी ने यांग जिंगसिन और झू कुओ से इंटरनल कम्युनिकेशन के जरिए पूछा। झू कुओ ने आंखें झपकाई। नहीं, मुझे तो सब कुछ बहुत नॉर्मल लग रहा है, बिल्कुल जैसे दुनिया के अंत से पहले की दुनिया थी। बस, वो रुकी। बस इतनी नॉर्मल चीजें अब नॉर्मल नहीं लगती। यांग जिंगसिन ने धीरे से कहा, इतनी बड़ी ठंड के बाद इंसानों का बचना ही बड़ी बात है, लेकिन इस शहर में इतनी लेजर शो, इवेंट्स और मस्ती देखकर अजीब लगता है। ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। उसने अपने दस्ताने वाले हाथ को सामने किया, जो हल्के लेकिन गर्मी रोकने वाले थे। यहां का तापमान बहुत कम है, लेकिन लोग जिस तरह के कपड़े पहन रहे हैं वो -60 डिग्री सेल्सियस में नहीं चल सकते। ये बात भी अजीब है। झंगी ने धीरे धीरे सिर हिलाया। मुझे भी यही बात सबसे ज्यादा अजीब लगती है। आमतौर पर इतनी ठंड में सिर्फ वही लोग जिंदा रह सकते हैं जो या तो स्ट्रॉन्ग फिजिकल एबिलिटीज रखते हो या स्पेशली डिजाइन कॉम्बैट सूट्स पहने हो। लेकिन एदो में तो लोग नॉर्मल विंटर जैकेट्स में ही घूम रहे थे। यहां तक कि अकिहाबारा में मेड्स भी नॉर्मल यूनिफॉर्म में थी। झंगी ने कहा, इसका सिर्फ दो ही एक्सप्लेनेशन हो सकता है। या तो पूरा एदो सिटी एलियन से भरा हुआ है जिनमें ठंड को झेलने की काबिलियत है, या फिर किसी बहुत ही ताकतवर एलियन ने पूरे शहर की हालत ही बदल दी है। फिलहाल तो बस देखना होगा कि आगे क्या होता है। वो एक घूंट कॉफी पीते हुए बोला। थोड़ी ही देर में स्टेज पर एक होस्ट आया और मुस्कुराकर बोला, मिनासान, आज की परफॉर्मर है यूनिवर्स की सबसे क्यूट आइडल मिस टेरामोंडरी। भीड़ में जैसे बिजली दौड़ गई। सामने की पंक्तियों में कुछ लोग तो सी मेंटोंग नाम की हेडबैंड पहनकर पोस्टर और लाइट स्टिक्स के साथ झूम रहे थे। कुछ तो सूट बूट में थे। फिर एक प्यारी सी लड़की नीले और सफेद रंग के कपड़े पहने गिटार के साथ स्टेज पर आई। उसने सबको मुस्कुराकर हाथ हिलाया। आप सबका प्यार के लिए शुक्रिया। अब सुनिए मेरा नया गाना, ह्यूमंस आर ऑल मैगोट्स। टेरामोन की मुस्कान सच्ची लग रही थी। जापान की अंडरग्राउंड आइडल्स की प्रोफेशनलिज्म वाकई सीखने लायक है। कम से कम बाहर से तो सब परफेक्ट लगता है। नीचे फैन पहले से ही लाइट स्टिक्स लेकर डांस को तैयार बैठे थे। बैंड शुरू हो चुका था। ड्रमर, कीबोर्ड और बैस बज रहे थे। टेरामोन खुद गा भी रही थी और गिटार भी बजा रही थी। तेज म्यूजिक पूरी कैफे में गूंज रहा था। उसकी आवाज बहुत प्यारी थी। एक अंडरग्राउंड आइडल होते हुए भी उसकी टैलेंट कमाल की थी। नीचे फैन सीटों से उठ चुके थे और बीट्स पर झूमते हुए लाइट स्टिक्स घुमा रहे थे। झंगी चुपचाप कॉफी पीते हुए शो देख रहा था, लेकिन अगले सीन ने उसे लगभग कॉफी उगलने पर मजबूर कर दिया। वो मोटे से दिखने वाले ओस में काम करने वाले लोग अब डांस कर रहे थे, और ऐसा डांस जो किसी चीयर लीडिंग टीम जैसा लग रहा था।
कम रोशनी में भी उनके हाथों की लाइट स्टिक्स चमक रही थी। उनके मूवमेंट इतने सिंक्रोनाइज थे कि मोबियस स्ट्रिप जैसा पैटर्न बन रहा था। उनकी एनर्जी देखकर झंग यी भी थरथराने लगा। उसका दाहिना पैर बीट पर हल्का सा हिलने लगा। म्यूजिक का असर बहुत गहरा होता है। उसे याद भी नहीं कि कब उसने ऐसे किसी ग्रुप इवेंट में हिस्सा लिया था। यहां तक कि झू कुआ और यांग जिंगसन भी स्टेज की तरफ टकटकी लगाए देख रही थी। उनकी आंखों में भी चमक थी। इंसान चाहे जितना मजबूत हो, मन में कला और संगीत की जगह हमेशा रहती है। अंत में उन्होंने पूरा शो देखा। हालांकि शुरुआत में तो बस थोड़ा इंफॉर्मेशन लेना मकसद था, लेकिन जब शो खत्म हुआ तो स्टेज पर खड़ी टेरामोन पसीने में भीगी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान अब भी धूप जैसी गर्म थी। उसने झुककर सबका धन्यवाद किया। मीना सेन एरिगेटो। शो खत्म होने के बाद झंग यी ने वक्त देखा और बाहर निकलने का सोचा। बाहर निकलते ही एक प्यारी सी मेड उसके हाथ में चुपचाप एक छोटा सा कागज पकड़ा गई। बाहर आकर झंग यी ने वो नोट खोला। झू कुआ और यांग जिंगसन ने भी संदेह भरी नजरों से देखा। भाई, उस लड़की ने तुम्हें क्या दिया? झंग यी ने हंसते हुए नोट दिखाया। एक मेलिंग एड्रेस। फिर हाथ के हल्के इशारे से उसने वो पर्चा हवा में उड़ा दिया। चलो, अभी वक्त है, कहीं और चलते हैं। चैप्टर 1492 कबूकी हॉल। दूसरी तरफ फैटी सू, अंकल वायु और एक्साई की टीम एदो कैसल के दूसरे हिस्से में खोज कर रही थी। हालांकि झंग यी ने बार बार फैटी सू को समझाया था कि कबूकी हॉल जैसी जगह दिन में खुली नहीं रहती, फिर भी वो अपनी जिद नहीं छोड़ पाया। उसने नक्शे पर लोकेशन देखकर अंकल वायु और एक्साई को लेकर उस तरफ चल दिया। एक्साई एक बिल्ली थी और अंकल वायु को इन सब चीजों की समझ नहीं थी, तो फैटी सू उसे घुमा फिराकर अपने साथ ले आया। पर जैसे ही वो पहुंचे, सब बंद था, जैसा कि झंग यी ने पहले ही बताया था। सड़कों पर तरह तरह की चमकदार लाइट बोर्ड लटके हुए थे। लव हाउस, बबल बाथ और जिगोलो पार्लर्स हर जगह दिख रहे थे। सबसे चौंकाने वाला बोर्ड एक जिगोलो क्लब का था, जिसमें उनके स्टार परफॉर्मर रोलंद की तस्वीर लगी थी। बोर्ड पर लिखा था कि उसने इस बार 150 मिलियन येन के ड्रिंक्स बिकवाए थे। जाहिर है, ये आंकड़ा शायद 20-30 साल पुराना रहा होगा। फैटी सू उस सुनसान कबूकी हॉल को देख के निराश हो गया। वाह, यही है असली किंग ऑफ गिगोलो। पर ये सब तो बहुत पुरानी बातें लगती है। अंकल वायु थोड़ा गुस्सा हो गया। उसने फैटी सू का कान पकड़ लिया। चुन ले, हम यहां मिशन पर आए हैं, तू हमें कहां घुमा रहा है? फैटी सू रोने लगा। अरे बस देखने आया था, शायद कोई वनली हाउस दिख जाए। एक्साई ने भी नाक से सूंघते हुए गुर्राहट भरी और उसके ऊपर झपटा। आखिर फैटी सू को रास्ता बदलना पड़ा, लेकिन वो कहां मानने वाला था। थोड़ी ही देर में वो एक फिगर शॉप में घुस गया और वहां रखे शानदार एनीम फिगर्स को देखकर हैरान रह गया। हे भगवान, क्या मैं जन्नत में आ गया हूं? मुझे तुरंत बॉस को बुलाना होगा और ये सब चीजें उठा लेनी होंगी। अंकल वायु और एक्साई पीछे थे। अंकल वायु के चेहरे पर शिकन थी और एक्साई ने धीरे से म्याऊं कहकर नाराजगी जताई। फैटी सू ने मुस्कुराते हुए कहा, बस 2 मिनट, जरा देखने दो। अंकल वायु ने लंबी सांस ली। ठीक है, लेकिन सिर्फ 2 मिनट। असल में झंग यी ने उन्हें एदो में कोई खास टारगेट नहीं दिया था, बस ये कहा था कि कुछ भी अजीब लगे तो बताओ। तो अब इधर उधर भटकने से अच्छा था कि कुछ ऐसे ही स्पॉट्स पर फोकस किया जाए। कौन जाने, फैटी सू वाकई किसी काम की चीज ढूंढ निकाले। वैसे भी यहां बहुत सी ऐसी चीजें थी जो हुएक्सू कंट्री में नहीं मिलती। अंकल वायु की नजर एक कोने में गई। वहां कुछ दिलचस्प खिलौने और किताबें रखी थी, जिनके कवर बहुत अनोखे थे। उसने धीरे से खांसा। चेहरा हल्का सा लाल हो गया। फिर वो चुपचाप उस दिशा में बढ़ गया। दूसरी ओर डेंग शिंटोंग, बाई चुन्यू और बाकी टीम ग्रेट लियंगडू म्यूजियम के आसपास पहुंची। सबने अपनी टोपी के छज्जे नीचे कर लिए, पास की दुकान से कॉफी ली
और आम लोगों की तरह व्यवहार करते हुए इलाके का जायजा लेने लगे। सड़क पर लोग सामान्य ढंग से चल रहे थे और म्यूजियम भी खुला था। लेकिन इतनी सर्दी में लोग अंदर जाना पसंद नहीं करते। दिखने में सब ठीक लग रहा था, लेकिन बस 2 गली दूर कुछ इमारतें नीचे से टूट चुकी थी और दूसरी इमारतों पर टेढ़ी होकर टिक गई थी। हालांकि एदो के लोकल लोग इस नजारे से बिल्कुल अचंभित नहीं थे, जैसे कि ये रोजमर्रा की बात हो। डेंग शिंटोंग ने हाथ जेब में डाला और म्यूजियम के सामने से भीड़ में चलता हुआ निकला। थोड़ी दूर पर उसकी मुलाकात बाई चुन्यू, ली चेंगकिंग और WD से हुई। चारों ने चारों दिशाओं से इलाके का निरीक्षण किया। ली चेंगकिंग ने कहा, ऐसा नहीं लगता कि यहां कोई मिलिट्री या एलियन तैनात है। अगर हम चाहे तो घुसना मुश्किल नहीं होगा। बाई चुन्यू ने कहा, या तो जापानी लोगों को इस चीज की अहमियत नहीं पता, या फिर उन्होंने पहले ही उसे कहीं और ले जाया है। डेंग शिंटोंग ने सिर हिलाया। जो भी हो, अब जब हम यहां हैं तो एक बार अंदर जाकर देखना तो बनता है। ये चीज हमारे हाथ लगनी ही चाहिए, जापानियों के पास नहीं रहनी चाहिए। WD ने दोनों हाथ जेब में डाले और मुस्कराकर कहा, हम लोग कुछ ज्यादा ही सावधानी बरत रहे हैं ना। हमारी फोर्स इतनी स्ट्रांग है कि चाहे तो पूरे एदो को रौंद सकते हैं। कोलंबियन नेवी अभी सपोर्ट देने की हालत में नहीं है। हम आराम से इंपीरियल डीमन कोर्ट में घुस सकते हैं और उनका लीडर पकड़ के वो चीज छीन सकते हैं। ली चेंगकिंग ने उसे टोका, WD, तू अब भी उतना ही अधीर है। मत भूल कि ये हमारी जमीन नहीं है। जरा समझदारी से चलना चाहिए। WD कुछ बोलने वाला था, लेकिन जैसे ही झंग यी का नाम लिया गया, वो चुप हो गया। वो झंग यी से पूरी तरह प्रभावित था। पहले उसकी पिटाई भी हो चुकी थी, अब तो उसकी ताकत और भी ऊपर जा चुकी है। ठीक है, फिर अब क्या करना है? डेंग शिंटोंग ने टोपी का छज्जा नीचे किया और बोला, आज रात अंधेरा होते ही हम अंदर जाएंगे, पर उसके लिए हमें झंग यी की मदद लेनी होगी। वो सिर्फ लड़ाई में ही नहीं, अंडरकवर इन्वेस्टिगेशन में भी एक्सपर्ट है। असल में झंग यी की शैडो एबिलिटी उसे ऐसे कामों के लिए परफेक्ट बनाती थी। तो चर्चा के बाद डेंग शिंटोंग ने झंग यी से संपर्क किया और पूरी योजना बताई। हमने ग्रेट लियांगडू म्यूजियम के आसपास जांच कर ली है, अब तक कुछ भी अजीब नहीं मिला। आज रात हम अंदर जाएंगे। वो म्यूजियम की उल्टी पिरामिड जैसी इमारत को देख रहा था और बोला, अगर सब सही रहा तो बिना किसी को खबर हुए हम अपनी चीज हासिल कर लेंगे। झंग यी ने जवाब दिया, अभी तक मेरी तरफ भी कुछ खास नजर नहीं आया, तो ठीक है, चुपचाप रात का इंतजार करते हैं। अब चूंकि दिन में ज्यादा घुमा फिरा ठीक नहीं था, डेंग शिंटोंग और उसकी टीम एक कैफे में बैठ गई और कॉफी ऑर्डर करके शांत माहौल में रात का इंतजार करने लगी। बाकी सभी टीमें भी कुछ ऐसी ही हालत में थी। दिन भर एदो में घूमने के बाद कुछ अजीब तो नहीं मिला, लेकिन एदो कैसल की जीवन शैली देखना वाकई हैरान करने वाला अनुभव था। चैप्टर 1493 इज़ुकाया। आज फैटिशु बहुत खुश था। शुरू में तो वो थोड़ा घबराया हुआ था कि कहीं एदो में कोई उसे पहचान न ले, पर धीरे धीरे उसका डर निकल गया। अनुमान के मुताबिक एदो कैसल की आबादी अभी भी 5 लाख से ऊपर है। दरअसल जापान की करीब 1/3 आबादी अब इसी शहर में है। दुनिया के अंत के बाद भी ये इलाका सबसे कम प्रभावित हुआ और बहुत सारे लोग अब भी यहां अपनी जिंदगी जी पा रहे हैं। फैटिशु जैसा मोटा और ओटाकू लड़का अकिहाबारा की ओर जा रहा है। ये यहां पर कोई अजूबा नहीं है। वो बाकियों में आसानी से घुल मिल गया। अब तक उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया था और उनके पास एक ऐसा इंटेलिजेंट सिस्टम था जो उनकी आवाज को बिल्कुल परफेक्ट जापानी लहजे में बदल सकता था। इसलिए उन्हें कोई पहचान नहीं पाया। फैटिशु ने एदो कैसल में दिल खोल के मौज की। डेंग शिंटोंग ने इतना पैसा दिया था कि वो खर्च ही नहीं हो पा रहा था। उसने कई टॉप क्वालिटी की फिगर्स खरीदी और फिर बाकी ओटकू कल्चर का मजा लेने निकल गया। कबूकी थिएटर का असली शो तो वो नहीं देख पाया,
क्योंकि प्रदर्शन रात को था। लेकिन उसने एक ट्रैवल गाइड बना लिया था और उसी को फॉलो करके सारे फेमस ओटाकू स्पॉट्स घूम लिए। अंकल यू बस सिर पकड़कर देखता रहा, लेकिन चूंकि झंग यी ने उन्हें कोई खास काम नहीं सौंपा था और कहा था कि बस रात तक स्टैंड बाय में रहो, तो उसने फैटीग शू को छूट दे दी। हुआ बिली तो सीधे अंकल यू के जैकेट में घुसकर सो रही थी। अंकल यू, जल्दी आओ, ये जगह कमाल की है। फैटीग शू ने सामने की दुकान की ओर इशारा किया। अंकल यू धीरे से आया और कहा, अब क्या ढूंढ निकाला तूने? पास आकर देखा तो उसकी आंखों में भी थोड़ा हैरानी का भाव था। एक सुनसान गली में एक बार खुला हुआ था, जबकि आमतौर पर दिन में ऐसा नहीं होता। समय करीब 3 बजे दोपहर का था। आसमान में हल्का अंधेरा होने लगा था, लेकिन शाम अभी दूर थी। और ये इज़काया जापानी बार है, ये तो दरवाजे पर लगे शोचू बोतल के साइन बोर्ड से ही साफ दिख रहा था। अंकल यू ने भौहें चढ़ाकर कहा, तेरे दिमाग को क्या हो गया है? अब तू बार में घुसने चला है? फैटीग शू जल्दी से उसके पास आया और कान में फुसफुसाया, ये कोई आम बार नहीं है, इसमें स्पेशल चीजें मिलती है। मैंने एक गाइड में पढ़ा है, चलो ना एक बार अंदर। स्पेशल? मौत पक्की? अंकल यू को और गुस्सा आ गया। फैटीग शू गिड़गिड़ाया, बस अंदर चलो। मैं वादा करता हूं, शराब नहीं पीऊंगा, बस जूस। अंकल यू ने साफ मना कर दिया, लेकिन फैटीग शू की मिन्नतों के आगे हार गया। उसने झंग यी को कॉल करके पूरी बात बताई। इस समय झंग यी मेड कैफे से बाहर निकला था और पचिनको या आर्केड में जाने का सोच रहा था। उसने कहा, देखो, शराब मत पीना। अगर कोई अजीब चीज लगे तो तुरंत बताना। बाकी थोड़ा घूमना ठीक है। ठीक है। अंकल यू ने कॉल खत्म की और फैटीग शू को घूरते हुए कहा, मिशन के दौरान शराब बिल्कुल नहीं। फैटीग शू के चेहरे पर खुशी ऐसे थी जैसे कोई उसे आलू के परांठे खिलाने वाला हो। असल में वो बार में दारू पीने नहीं, हॉस्टेस गर्ल से मिलने गया था। वैसे तो उसकी शराब पीने की क्षमता बहुत कम थी, लेकिन उसका लालची और लड़कियों के पीछे भागने वाला स्वभाव कभी नहीं बदला। जैसे ही अंदर गया, उसने एक प्राइवेट रूम बुक कर लिया। मामासन, संचालिका, सफेद किमोनो में आई, झुककर मुस्कराई और पूछा, आपको क्या चाहिए? अंकल यू कोने में बैठा था। उसकी बॉडी भालू जैसी मजबूत थी और चेहरा पिग आयरन जितना सख्त। उसने ठंडे स्वर में कहा, कुछ नहीं चाहिए। उसे जापानी लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। फैटीग शू ने मुस्कुराकर कहा, अंकल यू, सोचो तो सही, हम भी देश के लिए इज्जत कमा रहे हैं। अंकल यू ने आंखें तरेरी, बिल्कुल मत बढ़ चढ़कर बोल। तेरे जैसे को खुली छूट दी है तो तू उड़ने लगा है। फैटीग शू ने हाथ हिलाकर मामासन से कहा, लाओ 2 भेजो, 18 से ऊपर की कोई न हो। मामासन मुस्कुराकर चली गई। अंकल यू गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, झंग यी ने तुझे छूट दी है, लेकिन ये कोई बहाना नहीं है बकवास करने का। फैटीग शू ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मैं तो प्लेट की बात कर रहा था। चुप कर, तुझे खुद अपनी बात पर यकीन है? अब जब अंकल यू का गुस्सा फुटने ही वाला था, फैटीग शू ने उसका हाथ पकड़कर गंभीर स्वर में कहा, अंकल यू, नाराज मत हो, मैं यूं ही नहीं आया हूं। हाँ, मुझे मालूम है, तू हमेशा बहाने बनाता है। नहीं, इस बार असली वजह है। उसने चारों ओर देखा, फिर धीरे से कहा, आपको पता है, दिखने में तो मैं मजाकी लगता हूं, लेकिन असल में मैं आइस और स्नो म्यूटेंट हूं। मेरी एबिलिटी इंडेक्स 9000 है। अंकल यू की आंखें चौड़ी हो गई। उसने ऊपर से नीचे तक उसे देखा। वाह, तू खुद को काफी जानता है। फैटीग शू ने गंभीरता से कहा, मैं बाकी लोगों से टेम्परेचर चेंजेस ज्यादा अच्छे से महसूस कर सकता हूं। उसने हवा में हाथ चलाया जैसे कुछ महसूस कर रहा हो। मैंने बॉस का मिशन नहीं भूला है। मैं वाकई में मेहनत कर रहा हूं कि कुछ काम आ सकूं। इसलिए जब से हम आए हैं, मैं भीड़ भाड़ वाली जगहों की तरफ जा रहा था।
अंकल यू अब थोड़ा गंभीर हो गया। तो फिर क्या पाया तूने? फैटिक शू ने गंभीरता से कहा। इन लोगों का व्यवहार तो आम इंसानों जैसा है, लेकिन इनका बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल ठीक नहीं है। यहां तक कि बॉस और बाकी लोग भी ये नहीं पकड़ पाए। लेकिन मैंने नोटिस किया। बॉडी टेम्परेचर? अंकल यू कुछ सेकंड के लिए चौंक गया। तो अब आगे क्या करोगे? फैटिक शू के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। उसने सामने आती हुई होस्टेसेस की ओर देखा और हाथ मलने लगा। अब तो मुझे खुद तजुर्बा लेना होगा, तभी पक्का होगा मेरा शक। अंकल यू का मुंह गुस्से से टेढ़ा हो गया। इतनी देर की बातों का मतलब यह था, तुझे बस किसी यंग लेडी के पास बैठना है। चैप्टर 1494 नाइटफॉल। एदो कैसल में चारों टीमें अलग अलग जगहों पर मूव कर रही थी, लेकिन सबका केंद्र था डेराडो म्यूजियम। झंगी और उसके 3 साथियों ने एक जापानी रेस्टोरेंट में जगह ली और वहीं बैठकर रात होने का इंतजार करने लगे। सारे रेस्टोरेंट में बारबेक्यू की खुशबू फैली हुई थी, लेकिन किसी ने कुछ खाया नहीं। झंग यी ने अपनी इंटेलिजेंस सिस्टम की स्क्रीन पर समय देखा और फिर खिड़की से बाहर झांक कर आसमान की ओर देखा। रात अब बस होने ही वाली थी। वहीं दूसरी तरफ फैटिक शू अब तक सुंदरियों से घिरा हुआ था, जूस पी रहा था और उसने एक हॉस्टेस की बेल्ट उतारकर अपने सिर पर बांध ली थी। एक मोटा हाथ एक लड़की की जांग पर पड़ा। वाह, जवान लड़कियां कितनी प्यारी होती है और इनकी जांघें कितनी मुलायम। फैटिक शू ने यह कहते हुए अंकल यू की ओर आंख मारी। असल में फैटिक शू जानता था कि एदो में कुछ न कुछ गड़बड़ है। अंकल यू की नजरें पूरे पब में घूम रही थी। अगर फैटिक शू सही है और यहां के लोगों का बॉडी टेम्परेचर असामान्य है, तो ये आम इंसान नहीं हो सकते। शायद ये सब पपेट्स हैं, या फिर किसी सुपर पावर से बने हुए कृत्रिम जीव। ये सोचते ही अंकल यू की मांसपेशियां टाइट हो गई। तो क्या इन सबको पहले से पता है कि हम कौन हैं? इसी बीच एक हॉस्टेस मुस्कुराते हुए उसके पास आई और बोली, अंकल, आप इतने अकेले क्यों बैठे हैं? आइए, एक जाम आपकी तरफ से। उसने वाइन का ग्लास सामने रखा। अंकल यू ने उसे पकड़ते वक्त जानबूझकर जोर से दबाया। क्रैश! गिलास टूट गया और कांच के टुकड़े उस हॉस्टेस की जांघ पर लगकर उसे घायल कर गए। खून बहने लगा। आह! वो चिल्लाई और आसपास के लोग भी चौंक गए। अंकल यू उसकी हर प्रतिक्रिया पर ध्यान दे रहा था और जो उसने देखा उससे वो खुद भी कंफ्यूज हो गया। उसकी चीख, उसका घाव, सब असली लग रहा था। ये तो इंसान है, न कि कोई रोबोट या पपेट। तो फिर ये सब क्या है? क्या ये एदो कैसल का कोई सामूहिक म्यूटेशन है? अंकल यू ने तुरंत माफी मांगी और टिश्यू पेपर निकालकर खून रोकने में मदद की। मामासन दौड़ती हुई आई और फैटिक शू की तरफ से मिले भारी पेमेंट के बाद मुस्कुराकर सब ठीक करने लगी। कोई बात नहीं, ये मेरे दोस्त का पहली बार है। थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। फैटिक शू ने सफाई दी। मामासन और हॉस्टेस चली गई, लेकिन अंकल यू अब भी उलझन में था। फैटिक शू अब हॉस्टेस के बॉडी टेम्परेचर को अपने हाथों से चेक करने में जुट गया और इशारों में अंकल यू को शांत रहने को कहता रहा। स्थिति थोड़ी अजीब है। जब तक झंग यी से नहीं मिलते, तब तक कुछ करना बेकार है। अंकल यू ने दूध का ग्लास उठाया और जब पिया तो वो एकदम ठंडा निकला। रात कब 12 बजे हो गई, पता ही नहीं चला। अचानक ऐसा लगा जैसे काला पर्दा आसमान से खिंचकर सब पर छा गया हो। पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। फैटिक शू और अंकल यू अब भी सोच ही रहे थे कि तभी झंग यी का कॉल आया। समय हो गया है, सब लोग जल्दी इकट्ठा हो जाओ। बाकी टीमें भी अब अपनी तय जगह डेराडो म्यूजियम की तरफ बढ़ने लगी। फैटिक शू चौंका। ओह, मैं तो भूल ही गया था। चलो अंकल यू, निकलते हैं। लेकिन जैसे ही उसने बगल में बैठी हॉस्टेस की जांघ दबाई, वो अब पहले जैसी गर्म नहीं थी, एकदम ठंडी। हाँ, फैटिक शू ने देखा, लड़की की आंखें अब बिल्कुल सुनी सुनी लग रही थी।
जैसे कोई मोबाइल बंद हो गया हो। वो डर गया। उसने उसका गाल थपथपाया, पर तभी क्लिक, लड़की का सिर गर्दन से अलग हो गया, नीचे गिरा और फैटीक शू के पैरों के पास लुढ़क गया। आंखें अब भी उसे घूर रही थी। आ! फैटीक शू चीखने ही वाला था कि अंकल यू ने झट से उसका मुंह ढक लिया। शांत रहो, चारों तरफ देखो। फैटीक शू ने नजरें दौड़ाई और जो देखा उससे उसकी जान निकलने वाली थी। सारे लोग जो अब तक हंस रहे थे, पी रहे थे, सब अचानक चुपचाप खड़े थे, जैसे कोई खिलौना बंद हो गया हो। पूरे एज़कया में बस खामोशी थी। बाहर से तेज ठंडी हवा की आवाज आ रही थी, जैसे कोई राक्षस उड़कर निकल रहा हो। वून वून, अंदर की लाइट्स टिमटिमाने लगी और फिर पॉप। सब बुझ गई। अब सब छायाएं थी, बेजान शरीरों जैसी। फैटीक शू ने बड़े बड़े डरावने सीन देखे थे, लेकिन आज की ये रात कुछ अलग ही थी। अंकल यू ने एक बड़ा पिस्तौल निकाला, रीलोड किया और चारों तरफ निशाना साधा। ये जगह अब हमें मारने की कोशिश करेगी। उसने झंग यी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन तभी झंग यी खुद ही सबको कम्युनिकेशन चैनल में खींच लाया। सावधान रहो, ये जगह अब अजीब हो गई है। बाहर सड़कों पर मत दिखना, कुछ अजीब चीजें निकल रही हैं। ये सुनते ही फैटीक शू ने देखा, खिड़की के बाहर एक बहुत बड़ा साया आ गया। एक जाइंट आंख, इंसान के सिर जितनी बड़ी, उन्हें घूर रही थी। क्या है ये? धड़ाम, एक विशाल हाथ शीशा तोड़ते हुए अंदर घुसा और दोनों को पकड़ने की कोशिश करने लगा। फैटीक शू चीख पड़ा, बर्फ चलाओ। उसके मुंह से बर्फीला तूफान निकला और पूरा पब चकनाचूर हो गया। वो हाथ पूरी तरह उन्हें नहीं पकड़ पाया, बस पीछे की चीजें दबोच ली। भागो! अंकल यू ने फैटीक शू को उठाया। दोनों के कॉम्बैट यूनिफॉर्म एक्टिव हो गए और वो फौरन बाहर की ओर दौड़ पड़े। लेकिन बाहर जो देखा, उसे देखकर दोनों को अफसोस हुआ कि काश पब में ही छिपे रहते। चैप्टर 1495, नाइट परेड ऑफ 100 डीमंस। काली स्याह रात के आसमान के नीचे जो एदो कैसल दिन में इतना चहल पहल भरा था, वो अब एकदम सुनसान हो चुका था। सड़कों पर एक भी इंसान नहीं था। सारे घरों की लाइट्स एक झटके में बुझ गई। सिर्फ शहर के सेंटर से कुछ रंग बिरंगी रोशनी उठ रही थी, जो धुंध को चीरती हुई आसमान में जा रही थी। पूरा एदो अब एक मोटी धुंध में लिपटा हुआ था, और उसी धुंध के अंदर अनगिनत भयानक साए दिख रहे थे, जैसे कोई पहाड़ चल रहा हो, कोई जंगली जानवर घूम रहा हो। ये सब बेहतरतीब ढंग से सड़कों से होकर आगे बढ़ रहे थे। रात गहरी हो तो भूत प्रेत निकलते हैं। यही हाल था इस वक्त। अंकल यू और फैटीक शू पर हमला करने वाला दानव 6 हाथों वाला था। उसका शरीर इंसान जैसा था, लेकिन नीचे के पैर बहुत छोटे और हाथ इतने लंबे कि पूरे शरीर से कई गुना बड़े थे। उसका पूरा शरीर स्याही जैसे काले रंग का था। सिर पर एक ही आंख और आधे चेहरे पर फैला एक भयानक मुंह। ओह! जब हमला फेल हो गया तो वो पीछे हटा और फैटीक शू और अंकल यू की तरफ मुड़कर डरावनी आवाज में चीख निकाली। ये क्या है यार? फैटीक शू डर के मारे सफेद पड़ चुका था और उसकी आवाज औरत जैसी हो गई थी। वो दानव अपने हाथों के सहारे जमीन पर झुककर बहुत तेजी से उनकी ओर दौड़ पड़ा। अंकल यू ने तुरंत अपनी ई एक्सोसूट एक्टिव की और मुकाबले की तैयारी करने ही वाला था कि तभी एक जाने पहचानी आकृति सामने आ गई। यहां टाइम खराब मत करो, निकलो जल्दी। ये था झंगी। जैसा कि उसने पहले कहा था, एदो सिटी में वो कभी भी कहीं भी पहुंच सकता था। उसने सबको एक साथ इकट्ठा करना शुरू कर दिया जैसे ही उसे पता चला कि रात होते ही ये शहर कुछ अजीब हो गया है। स्विश, उसकी शैडो स्पेस खुली और उसने फैटीक शू और अंकल यू को वहां छिपा लिया। वो दानव अब झंग यी पर झपट पड़ा। उसका मुंह एक बड़े पॉकेट जैसा खुला और उसे निगलने को तैयार था, लेकिन झंग यी ने अपने दोनों हाथ हवा में घुमा दिए,
जैसे कोई चाबी घुमा रहा हो। अगले ही पल वो दानव हवा में ही मरोड़कर फाड़ दिया गया। ये थी उसकी स्पेशल स्किल डिवाइन रियल्म प्यूरिफिकेशन। 3 किलोमीटर के दायरे में किसी भी चीज को बिना चांस दिए खत्म कर सकती है। लेकिन जैसे ही वो दानव मरा, धुंध के भीतर मौजूद बाकी साए हरकत में आ गए और झंग यी की ओर घूरने लगे। उसे एकदम अजीब ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई सैकड़ों भूत उसे एक साथ घूर रहे हों। उसके मन में एक ख्याल आया, ये सब क्या है? क्या जापान के हियन काल का ह्याक्की येगी राक्षसों की परेड सच में मौजूद थी? भले ही वो अब ब्लैक चैरियट लेवल म्यूटेंट बन चुका था, उसने पहले पीछे हटना बेहतर समझा। उसने तुरंत सबको स्पेस ट्रैवल से खींचा और डालियांगडू म्यूजियम के पास पहुंचा, जहां बाकी लोग पहले से छुपे थे। लेकिन अब धुंध में वो राक्षस उन्हें भी सूंघकर उनके पीछे लग गए थे। डेंग शेंटोंग ने अपनी तलवार निकाली और लाल रोशनी वाला 4 नुकीला तारा हवा में फेंका, जो भूतों को थोड़ी देर रोक पाया। लेकिन वो फिर से पीछा करने लगे। चारों तरफ से भयानक धुंध ने घेर रखा था और लग रहा था अब कोई रास्ता नहीं बचा। तभी झंग यी हवा में प्रकट हुआ। मेरे साथ चलो। उसने डेंग शेंटोंग और बाकी लोगों को भी शैडो स्पेस में खींच लिया और बिना वक्त गवाए एदो कैसल से बाहर निकल गया। वो तब तक कुछ भी करने का रिस्क नहीं लेना चाहता जब तक उसे इस शहर की सच्चाई का पता न चल जाए। कुछ ही पलों में वो आसमान में बहुत ऊपर पहुंच चुका था। उसने नीचे झांककर देखा, पूरा एदो कैसल धुंध में डूबा हुआ था। हर जगह सिर्फ भूतिया साए थे। उसे इस नजारे ने कांपा दिया। ऐसा डरावना दृश्य उसने कभी देखा या सुना नहीं था। क्या वाकई जापान की सरकार और कोलंबिया की नेवी को इस सब का पता नहीं? या फिर ये भूत भी उन्हीं के कंट्रोल में है? झंग यी को अच्छी तरह पता था, अगर उसने अकेले ही इस भूतों की परेड में छलांग लगा दी तो निकल पाना भी मुश्किल होगा। अगर आज मेरी जगह कोई और होता तो शायद जिंदा बचता भी नहीं। उसने कोई रिस्क न लेते हुए फौरन शहर से बाहर निकलने का फैसला किया। जैसे ही वो एदो सिटी की सीमा पार करता, धुंध खुद ब खुद छंटने लगी। जब वो जमीन पर उतरा, उसने पहले चेक किया कि आसपास कोई खतरा तो नहीं है। फिर उसने शैडो स्पेस से सबको बाहर निकाला। अब सबके चेहरे उदास थे। जो शहर अभी कुछ घंटे पहले तक रोशनी से भरा हुआ था, वो एकदम से नरक में बदल गया। ये सदमा बहुत बड़ा था। डेंग शेंटोंग हाथ में कुहनी पकड़े सोच में डूबा था। ये कैसे हो सकता है? जापान जैसी जगह में इतने भयानक राक्षस कहां से आ गए? झंग यी ने उसे घूरते हुए कहा, तुमने तो कहा था कि न्योन पर तुम्हारी जानकारी बहुत पक्की है। डेंग ने कड़वा सा हंसते हुए जवाब दिया, आप जानते हैं, जापान तो हमारी सीमाओं को रोकने के लिए एक बड़ा मोहरा है और कोलंबिया की नेवी भी वही है। हमारी इंफॉर्मेशन नेटवर्क चाहकर भी सब कुछ नहीं निकाल सकती। झंग यी उसकी आंखों में देखता हुआ पास आया। तुम सच में कुछ नहीं जानते थे? डेंग ने बिना झिझक के कहा, मैं डेंग खानदान का वारिस हूं और ये सब मैंने पहली बार देखा है। मेरी कसम। झंग यी ने गहरी सांस ली। अगर ऐसा है तो अब हमें खुद ही पता लगाना होगा कि ये सब क्या है। रात वाला ऑपरेशन कैंसिल। अब हमें दिन में आगे की प्लानिंग करनी होगी। बाई चुनियो सामने आया और बोला, दिन में मुश्किल होगा। म्यूजियम में लोग घूमते हैं। अगर हम पकड़े गए तो कोलंबिया की नेवी और डीमन कोर्ट सब हमारे पीछे पड़ जाएंगे। और अगर एक्सिंग सूज को उन्होंने पहले ही हटा लिया होगा तो उन्हें इसकी असली वैल्यू का पता चल जाएगा। चैप्टर 1496 इनफिल्ट्रेशन सर्च। एदो सिटी में जो कुछ रात को हुआ था उससे झंग यी थोड़ा परेशान तो था, लेकिन दुनिया के अंत के बाद उसने इससे भी ज्यादा अजीब चीजें देखी थी। वो हैरान जरूर हुआ, पर उसका पहला रिएक्शन था समस्या सुलझाने का तरीका ढूंढना, न कि डर जाना। थोड़ा सोचने के बाद उसने डेंग शेंटोंग और बाकी लोगों से कहा, हमें पता लगाना ही होगा कि एदो सिटी में चल क्या रहा है, वरना हम किसी अनजाने खतरे में पड़ सकते हैं। डेंग को भी लग रहा था कि ये सब उसकी अधूरी जानकारी की वजह से हुआ है।
तो उसने पूछा, क्या हम अंदर घुसकर जांच करें? झंग यी ने शांत स्वर में जवाब दिया, जरूरत नहीं, तुम सब यही रुको और आसपास की निगरानी करो। एदो सिटी के मूवमेंट्स पर नजर रखो। उसने अपनी कलाई घुमाई। जहां तक अंदर घुसकर तलाशी लेने की बात है, वो मैं अकेला कर लूंगा। उसे भी महसूस हो रहा था कि रात में जो भूत और राक्षस दिखे थे, उनमें से कुछ बहुत खतरनाक है। अगर डेंग शेंटोंग जैसे लोग अंदर गए तो शायद उनकी जान खतरे में पड़ सकती है, और झंग यी अपने साथ आए लोगों को ऐसे खतरे में नहीं डाल सकता। हुआ हुआ यही रहकर तुम्हारी सुरक्षा करेगी। मैं खुद अंदर जाऊंगा। सबने उसकी बात मान ली, क्योंकि जान बचाने और खतरों से निपटने में झंग यी का कोई मुकाबला नहीं था। फिर वो अकेला एदो सिटी में घुस गया। इस बार उसने चुना एदो टीवी टावर, जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में से एक है। वहां से उसने पूरा एदो सिटी देखा। अब एदो किसी पुराने जमाने जैसा लग रहा था, हेयन पीरियड की तरह। चारों तरफ धुंध, और उस धुंध में भूतिया आकृतियां घूम रही थी, इंसानों से बिल्कुल अलग। पहले जो कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट दिन में चमकता था, वहां अब बस नियॉन लाइट्स चल रही थी, लेकिन एक भी इंसान नहीं दिख रहा था। कई बड़े बड़े साए जॉम्बीज की तरह एदो की सड़कों पर चल रहे थे। कुछ इतने बड़े थे जैसे पहाड़, कुछ जलती हुई आग की तरह सड़कों पर लुढ़क रहे थे। झंग यी ने खुद से कहा, यह सब न कोई भ्रम है, न किसी का कोई खास पावर। अगर ये किसी इंसान की शक्ति है, तो वो इंसान इस दुनिया से कहीं ज्यादा ताकतवर है। उसके दिमाग में एक भयानक ख्याल आया, अगर ये इंसानों की बनाई चीजें नहीं हैं, तो क्या कोई दूसरी सुपर ताकतवर सभ्यता अब हमारी दुनिया में घुसने लगी है? काफी देर तक ऑब्जर्वेशन करने के बाद झंग यी ने तय किया कि वो अंदर जाकर खुद जांच करेगा। वो एक पंख की तरह हवा में तैरा और बिना कोई आवाज किए स्पेशल पावर्स से वो एदो की सड़कों पर उतरा। जिन दुकानों और अपार्टमेंट्स में लोग थे, वो सब ऐसे बैठे थे जैसे किसी ने उन्हें पॉज पर डाल दिया हो। ये लोग असली इंसान हैं या कोई रोबोट? झंग यी सोच में पड़ गया। उसने एक इचिरोकन अलग खड़ा घर में घुसकर जांच की। कमरे में हल्की रोशनी थी। 16 से 17 साल का लड़का सोफे पर बैठा था, और सामने की रसोई में एक मिनी स्कर्ट वाली लड़की खाना बना रही थी। टेबल पर जो पत्ता गोभी रखी थी, उसमें अजीब तरह के गोल गोल पैटर्न थे। फिर उसने ऊपर जाकर देखा, जहां जुड़वा बहनें बैठकर वीडियो गेम खेल रही थी। झंग यी हैरान था, घर में कोई बड़ा क्यों नहीं था? वो नीचे आया और सोचते हुए उसने चाकू निकाला और लड़के का हाथ काटकर देखा। उसमें से लाल खून बह निकला। ये असली इंसान है। फिर पूरे एदो सिटी को कौन कंट्रोल कर रहा है? वो सोचने लगा कि ऐसा कौन सा पावर है जो 5 लाख लोगों को एक साथ नियंत्रित कर सकता है। फैटिक शो ने पहले ही कहा था कि ये लोग सर्दी से नहीं कांपते। शायद किसी ने अपनी पावर से इन्हें ठंड सहने लायक बना दिया है। अब उसके मन में ख्याल आया कि कहीं ये सब मानव रोबोट तो नहीं? अगर मैं एक को मार दूं, तो क्या दुश्मन को पता चल जाएगा? फिर उसने चाकू नीचे रख दिया। नहीं, अभी इनको मारना सही नहीं होगा। पहले और पता लगाना पड़ेगा। वो घर से बाहर निकला। धुंध अब और भी गाढ़ी हो चुकी थी। तभी उसके कानों में बबल फूटने जैसी आवाजें आने लगी। बू बू। उसने तुरंत दीवार की ओर देखा। एक सफेद टोपी दाई तरफ से दीवार से लगती हुई आगे बढ़ रही थी। दीवार कम से कम 8 फुट ऊंची थी, यानी टोपी के पीछे जो भी था वो इंसान से काफी बड़ा था। झंग यी ने आंखें सिकोड़ ली। क्या वाकई ये सब नॉर्मल से बाहर की चीजें हैं? फिर वो मुस्कराया। तो क्या हुआ? मैं हूं ना। और अगले ही पल वो दीवार के बाहर टेलीपोर्ट हो गया। सड़क अंधेरे में डूबी हुई थी। सामने सफेद रंग की लंबी ड्रेस पहने सफेद टोपी वाली एक औरत की पीठ दिखी। झंग यी ने कुछ नहीं कहा, बस अपना दाया हाथ उसकी तरफ फैलाया और बोला, इंजेस्ट, यानी उसे अपनी स्पेस में खींचना चाहा, पर कोई असर नहीं हुआ।
फिर उस औरत ने धीरे से पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा एक बड़े सफेद मास्क से ढका था और उसकी लंबाई झंग यी से 2 सिर ज्यादा थी। तभी उसकी टोपी के नीचे से लाल लाल आंखें झांकी। फिर उसने अपना मास्क नीचे किया और पूछा, क्या मैं तुम्हें सुंदर लगती हूं? उसने जो चेहरा दिखाया वो किसी भूतिया कहानी से कम नहीं था। उसके होंठ दोनों कानों तक फटे हुए थे और वहां से खून टपक रहा था। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि आम आदमी तो वही बेहोश हो जाए। पर झंग यी ने सिर्फ इतना कहा, बहुत भद्दी हो। उस औरत का चेहरा एकदम बदल गया। उसने अपनी स्कर्ट के नीचे से एक बड़ी सी कैंची निकाली और चिल्लाई, ठहरो, मैं तुम्हारा भी मुंह फाड़ दूंगी जैसे मेरा है। चैप्टर 1497 अनडेड गोस्ट। मुंह फटी औरत की डरावनी चीख के सामने झंग यी ने बस अपनी उंगली चटकाई। ठाक उस औरत के सामने की जगह तेजी से मरोड़ने लगी और इससे पहले कि वो चीख भी पाती, उसका पूरा शरीर मरोड़कर कुचला हुआ धुंध बन गया। झंग यी उसके पास गया, देखा कि जमीन पर खून फैला था, लेकिन उस खून की बू अजीब थी, इंसानी खून जैसी नहीं। ये भूत जैसी चीजें आखिर है क्या? उसने कुछ सैंपल उठाए ताकि बाद में झू कीर इन्हें स्टडी कर सके। सब कुछ करने के बाद झंग यी फिर आगे बढ़ा, लेकिन मुश्किल से 10 कदम चले होंगे कि वही पुरानी आवाज फिर से सुनाई दी, बू बू बू। झंग यी ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। जो मुंह फटी औरत उसने अभी मारी थी वो फिर से धीरे धीरे जिंदा हो रही थी। क्या ये कैसे हो सकता है? उसकी हैरानी बढ़ गई। उसका डिवाइन रियल प्यूरिफिकेशन अटैक आम भूत तो छोड़ो, कमजोर इप्सिलॉन भी एक झटके में मार देता है। ये आखिर है क्या चीज? औरत फिर चिल्लाई और हाथ में बड़ी कैंची लेकर उस पर झपटी। झंग यी ने 1 सेकंड में उसका अटैक डॉज किया। कैंची के बंद होते ही ठाक की आवाज हुई और सड़क पर लंबा कट बन गया, जैसे किसी ने कागज फाड़ा हो। झंग यी ने फिर एक बार डिवाइन रियल प्यूरिफिकेशन किया। औरत फिर मर गई, लेकिन इस बार झंग यी रुका और देखने लगा कि क्या फिर से जिंदा होती है। और जैसा उसने सोचा था, 10 सेकंड के अंदर वो औरत फिर से उठ खड़ी हुई। क्या ये कोई रूल बेस्ड पावर है? शायद इसे मारने का सही तरीका मुझे नहीं पता। झंग यी ने फिर कई बार एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन हर बार वही नतीजा। उसे मारा जा सकता है, लेकिन वो फिर जिंदा हो जाती है। झंग यी ने गहरी सांस ली। इससे लड़ना फिजूल है, ये बर्बादी है। यहां से निकलना ही बेहतर है। वो तुरंत स्पेस ट्रैवल करके वहां से चला गया। वो एक ऐसे ब्लॉक में पहुंचा जहां वो दिन में आया था, जहां चमचमाती दुकानें और लोगों की भीड़ हुआ करती थी। अब वहां बस झिलमिलाती लाइट्स और उड़ती हुई ब्रोशर थी। तभी एक अजीब सी आवाज गूंजी। ओ! झंग यी ने तय किया कि अब वो बड़े राक्षसों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे भूतों से शुरुआत करके इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा। तभी एक ट्रेन जैसी आवाज आने लगी और सड़क पर तेज लाल लाइट दिखाई दी। सामने एक 5 मीटर ऊंचा जलता हुआ पहिया आ गया, जिसके बीच में एक भूतिया चेहरा बना हुआ था। भूत ने झंग यी की ओर देखा और तेजी से उसकी तरफ लुढ़कने लगा। झंग यी के सिस्टम ने तुरंत उस राक्षस की पहचान की। सामने वाला राक्षस जापानी लोक कथा का रिन्नेरुदो है। ठीक है, समझ गया, झंग यी ने कहा। तभी भयानक आग उस पहिए से निकली और पूरी सड़क पर छा गई। झंग यी ने तुरंत डायमेंशनल गेट खोला और सारी आग को दूसरे आयाम में खींच लिया। फिर बोला, फुल काउंटर अटैक, और उसी दूसरे आयाम से आग को निकालकर वापस राक्षस रिन्नेरुदो की ओर फेंक दिया। रिन्नेरुदो हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी खुद की आग उसे ही जला देगी, लेकिन फिर भी वो जोश में झंग यी की ओर बढ़ा। धड़ाम! झंग यी ने बिना कोई और बात किए अपने होली जजमेंट ब्रेसलेट से एक कटा हुआ अर्धचंद्र चलाया। इस वार में उसने पूरी ताकत नहीं लगाई,
वरना 10 किलोमीटर तक सब खत्म हो जाता। लेकिन फिर भी वो वार इतना ताकतवर था कि राक्षस बीच से फट गया। चर पहिया जलता हुआ टुकड़ों में बिखर गया। झंगी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन अगले ही पल वो टुकड़े फिर से जुड़कर वापस पहिया बन गए। झंगी ने गहरी सांस ली। लगता है सिर्फ मुंह फटी औरत ही नहीं, ये सब भूत अमर है। इन सबका कोई स्रोत होगा, हमें उसी को ढूंढना होगा। राक्षस फिर से आग की लहरें लेकर झंगी पर टूट पड़ा। शू! झंगी ने उसे फिर से काटकर टुकड़े टुकड़े कर दिया और खुद गायब हो गया। दूसरी तरफ डेंग शेंटोंग और उसके साथी भी चुप नहीं बैठे थे। वो एदो सिटी के कोहरे के किनारे पर थे और अलग अलग तरीकों से जांच कर रहे थे। बैली चेंकिंग ने जियांगनन डिस्ट्रिक्ट से संपर्क किया और सैटेलाइट इमेजेस मंगाई, पर वो बोला, कोहरा इतना घना है कि सैटेलाइट से भी कुछ नहीं दिखता। ये ठीक वैसा ही है जैसे जिंगडाओ का वॉलीफॉग। डेंग शेंटोंग ने भी सिर हिलाया। हमारी डेंग फैमिली की जानकारी में ऐसा कोहरा पहली बार देखा गया है और ये सब 1 साल पहले शुरू हुआ था। WD ने कहा, तो अब हम क्या करें? डेंग ने कहा, झंगी के लौटने का इंतजार करते हैं। सिर्फ वही इतनी अंदर जाकर सच्चाई ला सकता है। WD ने कहा, अगर ये भूत रात में ही आते हैं तो इतना सब करने की क्या जरूरत है? चलो अभी डालियांगडू म्यूजियम में घुसकर सामान उठा लाते हैं। बैली चेंकिंग ने उसके सिर पर थप्पड़ मारा। अगर सब इतना आसान होता तो झंगी अकेला ही चला जाता, तुम्हें क्यों लाता? चुन्नू ने भी गंभीर लहजे में कहा, कभी भी घमंड मत करना। अभी भी इस दुनिया में बहुत कुछ है जो तुम्हारे सोच से बाहर है। या तुम भूल गई कि पहले क्या हुआ था? चैप्टर 1498 अनसुलझे रहस्य। चुन्नू की बातों ने WD को पुरानी बातें याद दिला दी। जब ब्लैक रोब टीम की मौत हुई थी और उन्होंने एक्लिप्स मून ऑर्गेनाइजेशन से लड़ाई की थी। वो थोड़े झुंझलाए से लगे, सिर खुजलाते हुए बोले, क्या बवाल है यार। बस बड़बड़ाए, लेकिन और कुछ नहीं कहा। पास ही हुआ जो एक विशालकाय मुलायम सी जानवर थी, जमीन पर पालथी मारकर बैठी थी। उसकी मुलायम फर ने झूकीर, यांगजिंगसन और बाकी को घेर रखा था। फैटिक शू, अंकल यू और लाइंग युए हथियारों के साथ आसपास पहरा दे रहे थे। डेंग शेंटोंग की नजर काले कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहने नन्ही सी लेकिन शांत यांगजिंगसन पर गई। वो हुआ की गोद में बैठी थी। बाकी दुनिया के लिए यांगजिंगसन का अस्तित्व एक रहस्य था। वो सीधे लड़ाई में कभी शामिल नहीं होती थी, इसीलिए ज्यादा लोगों को उसका अंदाजा नहीं था। लेकिन डेंग शेंटोंग जानता था, झंगी की टीम में वो सबसे धाकड़ दिमाग है। वो उसके पास आया और पूछा, मिस यांग, आप इस पूरी स्थिति के बारे में क्या सोचती हैं? यांगजिंगसन ने सिर उठाया। उसकी काली आंखों में जरा भी गर्माहट नहीं थी। मिशन आपने शुरू किया है, अब मुझसे पूछ रहे हो? इस बेरुखी से डेंग शेंटोंग को थोड़ा झेंपना पड़ा। मानता हूं, मेरी इंटेलिजेंस टीम ने सही से जांच नहीं की। यांगजिंगसन ने ठंडी सांस ली और अपनी गहरी नजर से उसे ऐसे देखा जैसे आर पार देख लिया हो। फिर बोली, मुझे 2 ही संभावनाएं लगती है। डेंग चौंका और तुरंत बोला, बताइए जरूर। पहली, एदो में कोई बेहद ताकतवर एलियन है, शायद बहुत ऊंचे स्तर का इप्सिलॉन। दूसरी, यहां इंसानों के अलावा कोई और सभ्यता मौजूद है। यह सुनकर डेंग सन्न रह गया। मतलब, जापान में भी हमारी तरह कोई प्राचीन सभ्यता छुपी हुई है? यांगजिंगसन ने हल्की सी मुस्कान दी। सिर्फ अंदाजा है, लेकिन अगर ये सच निकला तो बहुत बड़ा खतरा है। यांगजिंगसन के चेहरे पर भी पहली बार थोड़ी चिंता दिखी। दूसरी तरफ झंगी ने एदो के अंदर फिर कुछ भूतों से लड़ाई की, पर हर बार एक ही नतीजा, कोई भी मरता नहीं। अब उसकी नजर सीधे एदो कैसल के केंद्र की ओर गई, जहां सड़कों पर जो परछाइयां घूम रही थी वो अब तक देखे गए सबसे ताकतवर राक्षसों से भी ज्यादा डरावनी थी। अगर मैं इनसे भिड़ गया तो शायद मुश्किल में फंस जाऊं। बहुत सोच विचार के बाद
झंग यी ने तय किया कि फिलहाल एदो से बाहर निकलना ही सही रहेगा। अभी तक वहां के लोगों को उसकी और उसकी टीम की भनक नहीं लगी थी, वरना अब तक लड़ाई शुरू हो चुकी होती। समय बहुत है, पहले जानकारी इकट्ठी करते हैं, फिर आगे की सोचेंगे। वो तुरंत एदो छोड़कर डेंग शेंटोंग की टीम के पास पहुंचा। झंग यी, बॉस, लीडर, सबने राहत की सांस ली और उससे सवालों की झड़ी लगा दी। झंग यी ने उन्हें सब कुछ बताया जो उसने देखा। फिर बोला, कीर, जरा ये चीज देखो। उसने वो मेटल बॉटल निकाली जिसमें उसने भूत औरत का टिश्यू रखा था, लेकिन देखते ही चौंक गया, बॉटल खाली थी। ये क्या मजाक है? मैंने खुद रखा था, फिर ये गायब कैसे हो गया? शायद सच में कोई भूत था एदो में। बाकी सब भी सकते में थे। झंग यी बोला, चलो पहले आराम करते हैं, सुबह तक का इंतजार करते हैं। तब तक बारी बारी से एदो पर नजर रखो। सबने सिर हिलाया। बैली चेंकिंग और WD ने पहले पहरे की ड्यूटी ली। बाद में अंकल यू और फैटिक शू की बारी थी। बाहर की एक खाली बिल्डिंग को सुरक्षित बनाया गया और अंदर हीटर जला लिया गया। रात अभी लंबी थी। सब इकट्ठा बैठकर आगे की योजना बनाने लगे। रात में बाहर निकलना बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। वो चीजें इंसानों की गंध पर आ जाती है। एदो के लोग जिंदा हैं, लेकिन किसी ताकतवर एलियन ने उन्हें ऐसी हालत में डाल दिया है कि वो सोने का बहाना करते हैं। इसलिए भूत उन्हें नहीं छूते। पर जो भूत रात में निकलते हैं, वो असली है या नहीं, कहना मुश्किल है। झंग यी का सिर दर्द करने लगा। वो खुद नहीं समझ पा रहा था, क्या सच में ऐसा कुछ हो सकता है? अब तक वो भी भूत प्रेत जैसी बातों पर ज्यादा भरोसा नहीं करता था, पर जो कुछ उसने देखा, उसने उसके विश्वास को हिला दिया। झू कीर थोड़ी डरी हुई उसके पास आई और उसका हाथ पकड़ लिया। उसका स्पर्श गर्म और सुकूनदायक था। बैली चुन्यू धीरे से बोला, मतलब जो हमने देखा वो सच में भूत था? फैटिक शू डरते हुए बोला, इतनी रात को, इतनी बातें, डर लग रहा है यार। फिर सबसे पूछा, कोई है जो सच में मानता है कि भूत होते हैं? झंग यी ने उसकी ओर देखा और हल्के से मुस्कराया। तो फिर तुम पुनर्जन्म, रीइंकारनेशन की बात कैसे समझाओगे जो हर धर्म में मानी जाती है? चैप्टर 1499, योजना में बदलाव। इंसान इस दुनिया के सिर्फ 1% हिस्से को ही समझ पाए हैं। इसलिए जब कभी कुछ अनजाना सामने आए तो हमेशा सतर्क और सम्मानजनक रवैया रखना जरूरी होता है। डेंग शेंटोंग ने कहा, हो सकता है कि आत्मा जैसी चीजें असल में कोई स्पिरिचुअल एंटिटी हो। एलियंस के जन्म ने हमें यह भरोसा करने की संभावना दी है। इसलिए यह भी मुमकिन है कि इतिहास में कुछ ताकतवर लोग मरने के बाद भी आत्मा रूप में जिंदा रहे हों, जिन्हें हम आफ्टरलाइफ या परलोक कहते हैं। झंग यी ने उसे देखते हुए कहा, अगर तुम्हारी बात सही है तो एदो में जो आत्माएं घूम रही हैं वो अर्थबाउंड स्पिरिट्स हैं, यानी वो तभी जिंदा रह सकती हैं जब उन्हें इस जमीन से ऊर्जा मिल रही हो। फिर उसने ठोड़ी पर हाथ रखते हुए कहा, पर यह सब बस हमारी कल्पना है। हकीकत में क्या है कौन जाने, और हमारे पास इतना समय नहीं कि हम सब गहराई से जांचें। अभी हमें सिर्फ अपना काम करना है, एक्सिंग सूक को पाना है। एदो में जो भी हो रहा है उसे जापानी खुद ही सुलझाएं। डेंग ने सिर हिलाया, बिल्कुल सही बात है। हमें चीजों को जरूरत से ज्यादा उलझाना नहीं चाहिए। कुछ देर सोचने के बाद उसने सुझाव दिया, हम रात में उनकी गतिविधियां देख सकते हैं। अगर कुछ बड़ा बदलाव नहीं हुआ तो सुबह के बाद एदो वापस सामान्य हो जाएगा। तब हम अपने प्लान में बदलाव कर सकते हैं। फैटिक शू ने पूछा, आपका मतलब है कि हम दिन में एक्शन लें? डेंग मुस्कराया, बिल्कुल नहीं। फैटिक शू का चेहरा उतर गया, क्या यार, रात को तो सब डरावना है, दिन में करना आसान नहीं होगा? डेंग ने गंभीरता से कहा, दिन में एक्शन लेना ज्यादा खतरनाक होगा। अब तक हम यूमोटिंग डीमन कोर्ट के किसी भी सदस्य से नहीं मिले हैं। इससे हमें यह भ्रम हो सकता है कि उन्हें
एक्सिंग सूप की असली कीमत नहीं पता, पर इस पर भरोसा करना बेवकूफी होगी। अगर हम दिन में कुछ करते हैं तो पकड़े जाने का खतरा ज्यादा है। फिर डीमन कॉर्ट और कोलंबिया की आर्मी मिलकर हम पर टूट पड़ेंगी। हाँ, हमारे पास झंग यी है जो हमें बचा सकते हैं, पर इससे मिशन पूरी तरह फेल हो जाएगा। झंग यी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तारीफ करना बंद करो। तुम लोगों ने मुझे एब्सोल्यूट डिफेंस कह दिया, पर दुनिया में कोई चीज एब्सोल्यूट नहीं होती। कल को कोई ऐसा भी आ सकता है जो मेरी ताकत को हरा दे, इसलिए घमंड करना मूर्खता होगी। तभी यांग जिंगसन ने बात उठाई, भैया, एक और चीज है जिस पर ध्यान देना चाहिए। कोलंबियन नेवी अब भी नियोन हार्बर में तैनात है और उनका ओशन फ्लीट पूरे जापान में सबसे ताकतवर है, यानी कोलंबिया को एदो में चल रही हर चीज की जानकारी जरूर होगी। डेंग ने सोचा और फिर पूछा, क्या तुम कहना चाहती हो कि एदो में जो हो रहा है वो कोलंबिया की ही चाल है? झंग यी धीरे से बोला, या फिर कोलंबिया ने जानबूझकर इसकी इजाजत दी है। कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र इसमें छुपा है। यांग जिंगसन ने सिर हिलाया। अगर ये सच है कि एदो की ये अजीब घटनाएं किसी मिस्टीरियस रियल्म से जुड़ी है और कोलंबिया को पहले से पता था, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है। लेकिन फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लेकिन खतरे के साथ हमेशा मौके भी आते हैं। झंग यी हंस पड़ा, मुझे लग रहा है कि तुम क्या कहना चाह रही हो। तो फिर भैया, आप ही कहिए। यांग जिंगसन ने हंसते हुए उसकी तरफ देखा। अब वो आइस क्वीन नहीं, बल्कि एक चुलबुली बहन लग रही थी। बाकी सब, खासकर डेंग और बाई चुन्यू, इस बदलाव को देखकर थोड़े खींच गए। जब वो उनसे बात करती है तो जैसे बर्फ बन जाती है, पर झंग यी के सामने फूल बन जाती है। झंग यी ने समझाया, कोलंबिया कभी नहीं चाहेगा कि नियोन उसके कंट्रोल से बाहर जाए। इसलिए अगर यूमोटिंग या एदो के पीछे कोई ताकतवर संस्था है तो वो कोलंबिया के कंट्रोल में ही होगी। मतलब उनका पावर लिमिटेड है और हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत नहीं बन पाएगा। कम से कम इतनी ताकत तो मेरे पास है कि ओशन फ्लीट से भिड़कर बच निकलूं। हालांकि झंग यी पूरी फ्लीट को अकेले नहीं मिटा सकता, पर भागकर जिंदा बच जाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। डेंग शेंटोंग ने चैन की सांस ली। तो फिर कल दिन में हम डालियांगडू म्यूजियम में घुसने का मौका तलाशेंगे। झंग यी ने कहा, हाँ, पर जल्दीबाजी मत करो, जोखिम कम करो, सफलता ज्यादा। डेंग हंस पड़ा। अब पता चला कि तुम्हें केओस कैप्टन क्यों कहा जाता है, सबसे स्थिर और ताकतवर। झंग यी ने आंखें घुमाई। तुम लोग हर किसी को उपनाम देने के पीछे क्यों पड़े रहते हो? डेंग ने कंधे उचका दिए। क्या करें, तुम बहुत फेमस हो। ब्लिजर्ड सिटी की आधी लड़कियां तो तुमसे शादी करना चाहती है, बाई चुन्यू ने धीरे से बताया। अभी अभी सुना है तुम्हारे लाइफ साइज फिगुरीन्स ब्लिजर्ड सिटी के अमीर लोगों में बिक रहे हैं। झंग यी का चेहरा थोड़ा टेढ़ा हो गया। क्या मुझे इस बात की खुशी मनानी चाहिए? फिर उसने सबको देखा। एदो की हर हरकत पर नजर रखो और सबसे जरूरी बात, इंसानों पर ध्यान दो। जो भी इन सबको कंट्रोल कर रहा है वो शख्स बहुत खतरनाक है। चैप्टर 1500 दोहराव। नियोन, जापान में पहली रात डेंग शेंटोंग और उसकी टीम ने बारी बारी से पहरेदारी की। सुबह जब झंग यी जागा तो सब साथ में नाश्ता करने आ गए और रात भर के ऑब्जर्वेशन की रिपोर्ट देने लगे। नाश्ता काफी शानदार था। झंग यी कभी भी खुद को तकलीफ नहीं देता, चाहे वो किसी भी मिशन पर क्यों न हो। उसने अपने साथ एक अल्कोहल स्टोव लाया था जिससे खाना गर्म किया जा सकता था और वो ताजा और स्वादिष्ट लगता था। दूसरी तरफ डेंग और उसके साथी सिर्फ अपनी वैक्यूम पैक मिलिट्री रेशन की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। आओ, साथ में खाओ। झंग यी ने खुले दिल से उन्हें आमंत्रित किया। डेंग और बाकी लोग खुशी खुशी शामिल हो गए। झंग यी ने एक लंबी और आलीशान टेबल, साथ में सोफे चेयर्स भी अपनी अलग डायमेंशन से निकाल ली। सब लोग आराम से बैठकर बढ़िया नाश्ता करने लगे।
ऐसा लग रहा था जैसे वो मिशन पर नहीं बल्कि बर्फीले माहौल में छुट्टियां मना रहे हों। तो बताओ, रात को क्या देखा? झंग यी ने एक गर्मा गर्म क्रैब बन खाते हुए पूछा। बाई चेंकिंग बोला, हमने रात भर देखा और एक अजीब चीज नोट की। वो सारे राक्षस बिना किसी मकसद के एदो कैसल में घूम रहे थे, जैसे कोई अपने इलाके में पेट्रोलिंग कर रहा हो। और जैसे ही सुबह होने वाली थी, वो सब अचानक गायब हो गए, ऐसे जैसे जमीन ने उन्हें निगल लिया हो। झंग यी की आंखों में चमक आ गई। तुम कहना चाहते हो वो सब एक साथ गायब हो गए? इतनी बड़ी संख्या में मौजूद वो प्राणी कैसे अचानक गायब हो सकते हैं? क्या वो सिर्फ एक भ्रम थे? बाई चुनियो ने पूछा, जैसे कोई सपना जो सुबह होते ही टूट गया हो। सबके मन में अलग अलग थ्योरीज थी, लेकिन कोई एक निष्कर्ष नहीं निकला। बस एक बात साफ थी, रात को अगर उन प्राणियों से सामना हो जाए तो बस भागने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। झंग यी ने आखिरी घूंट सोया मिल्क पिया और कहा, आज फिर एदो कैसल के अंदर चलते हैं। इस बार मैं सीधे डालियांगडू म्यूजियम जाऊंगा। डेंग बोला, इससे दुश्मन को अलर्ट होने का खतरा है। मैं सावधान रहूंगा। झंग यी ने ठंडे स्वर में कहा, अगर शहर के 5 लाख लोग वाकई पपेट्स हैं, तो हमारा हर मूव पहले ही ट्रैक हो चुका होता। इसलिए मेरी आसपास की एरिया में ही घूमना, ताकि जरूरत पड़ने पर मैं तुरंत सबको बाहर निकाल सकूं। अब सब डर तो गए थे, लेकिन मिशन जरूरी था। सूरज की पहली किरणों के साथ ही एदो कैसल से कोहरा छंटने लगा। शहर के लोग भी धीरे धीरे, जैसे कुछ हुआ ही न हो वाली हालत में, वापस अपने रूटीन में आ गए। कोई नहीं कह सकता था कि रात को यहां भूतों का जुलूस निकला था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, अगर आपने रात का सच न देखा हो। झंग यी और बाकी लोग फिर से भेस बदलकर शहर में दाखिल हुए। दिन की 10 घंटे की रोशनी उनके पास थी, तो इस बार उसने सोचा कि पहले अकिहाबारा जाए। अकिहाबारा में फिर भीड़ भाड़ थी, वैसी ही जैसी कल थी। नियन लाइट्स, आइडल्स के पोस्टर्स, गेम प्रमोशन, सब कुछ वैसे ही। मिस्टर, लव हाउस में आपका स्वागत है। आज भी आइडल टेरामोंतो की परफॉर्मेंस है। एक मेड भागते हुए आई और झंग यी को फ्लायर थमाया। झंग यी ने मुस्कुराकर फ्लायर लिया और आगे बढ़ गया। सड़क पर फिर से वही बाप बेटी की जोड़ी दिखाई दी। पिता प्यार से पूछ रहा था, एरी, आज क्या गिफ्ट चाहिए? पापा दिलाएंगे। सच में? एरी को पापा सबसे ज्यादा प्यारे लगते हैं। दूसरी तरफ टाकाइनगी मैडम अपने बेटे के लिए नया खिलौना खरीद रही थी। एम्बुलेंस, डॉक्टर हिर्स्का, नर्स नानसे, सब कुछ वैसे ही चल रहा था जैसे कल देखा था। झू केयर की आंखें फैल गई। ये सब तो हमने कल देखा था ना? झंग यी भी फुसफुसाया, हाँ, ये सब कुछ प्लेबैक जैसा लग रहा है, जैसे एक रूटीन प्रोग्राम जो बार बार चल रहा हो। अगर वो खुद दूसरी बार ये ना देखता तो यकीन नहीं होता। ये लोग क्या अब भी जिंदा है? झू केयर की आवाज डर से कांप रही थी। झंग यी ने ठोस आवाज में कहा, हां, ये सब जिंदा है, क्योंकि उसने खुद कल एक लड़के को चीरकर उसका खून बहते देखा था। चलो एक जगह फिर से चेक करते हैं। वो दोनों एदो टावर के पास वाले रिहायशी एरिया में पहुंचे। वही घर, वही इलाका। इस बार भी झंग यी ने बिना दरवाजा खटखटाए सीधे भीतर घुसकर चुपचाप जांच शुरू की। बाहर झू और यांग जिंगसन रुकी रहीं। भीतर फिर वही फेमिलियर खाना पकने की खुशबू, वही लड़के और लड़की की बातचीत। तुमने वादा किया था अम्यूजमेंट पार्क ले चलोगे। सॉरी हिकारू, लिंचन और एआई चन परेशान कर रहे थे। झंग यी ने ऊपर से झांका। वही कल वाली बातों की दोहराव, जैसे कोई रिकॉर्डिंग बार बार चल रही हो।